Good evening. Myself, Dr. Prem Prakash. I am from Rajiv Gandhi College, Bhiwani, and today I am going to take new chapter that is land resources. हमने पहले जितने भी चैप्टर किए हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं और ये चैप्टर भी पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनके साथ लिंक है। आज हम लोग देखेंगे लैंड रिसोर्सेज होता क्या है। एक आम आदमी की में हम लोग देखते हैं जो उसके अगर लैंड का पूछा जाए तो वो कृषि के ऊपर ही बात जाती है, लेकिन इसके खेती के अलावा वनों का लैंड का अन्य इस्तेमाल भी होता है। भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, प्राकृतिक वनस्पति है, नदियां हैं, इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी उपयोगिता के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। इसमें जैसे है हम दफ्तर होते हैं, अनेक उद्देश्यों के लिए हम लोग दफ्तर बनाते हैं, स्कूल हैं, इमारतें हैं, खेल के मैदान हैं, बाजार है, कारखाने हैं, अस्पताल हैं, इत्यादि सभी चीज़ें लैंड के ऊपर ही बनाए जाते हैं और ये भूमि की उपयोगिता को सिद्ध करता है। अगर हम लोग देखें लैंड यूज़ की कैटेगरीज कितनी हैं तो इसकी अनेक कैटेगरीज हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं लैंड यूज़ की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है वनों के अधीन क्षेत्र, एरिया अंडर फॉरेस्ट। वनों के अधीन जो क्षेत्र है ये काफ़ी बढ़ावा आ रहा है, इनमें काफ़ी बढ़ता जा रहा है। 1950-51 के हम लोग डेटा देखें तो ये लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर पे था 1950-51 में। ये 2019 के डेटा जो हमारे पास है उसके अनुसार लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर पे अभी वन पाए जाते हैं। ये लगभग जो 59 वर्षों में ये डेटा लगभग दुगना हो चुका है। तो जो वनों का क्षेत्र है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखें जो सेकंड कैटेगरी है जो लैंड यूज़ की, वो है कृषि के। कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर इंडिया के लिए, और हरियाणा पंजाब के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत 2 प्रकार की भूमि को हम लोग शामिल कर सकते हैं। पहला ये है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें। इसमें 1950-51 में इसमें 1.1 करोड़ हेक्टेयर थी जो इसमें गैर कृषि कार्यों में जो थी ज़मीन हमारे पास, जो 2009-10 में बढ़कर 2.63 करोड़ हेक्टेयर हो गई। इसी प्रकार बंजर व कृषि अयोग्य भूमि को हम लोग देखें तो उसमें भी बंजर पहाड़ी भूमि, मरुस्थल व खंड इत्यादि जो हम लोग वर्गों को शामिल करें तो काफ़ी चीज़ें इसमें आती थी। यद्यपि सामान्य प्रौद्योगिकी मदद से भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। हम लोग वनों को काट के या प्राकृतिक चीज़ों को दूसरे संसाधन से हम लोग कृषि के योग्य लैंड को बनाए जा रहे हैं। जो बंजर भूमि है, जो दूसरी ज़मीन है, उसको हम कृषि के योग्य बनाए जा रहे हैं। इस भूमि का विस्तार 1950-51 में 3.81 करोड़ हेक्टेयर था, जो घट कर 2009-10 में 1.72 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। तो इसलिए काफ़ी इसमें हम लोग जो इसको सुधार करके जो बना रहे हैं इसमें काफ़ी बढ़ावा आया है। इसके बाद की जो हम लोग ज़मीन देखें, जो कैटेगरी देखें, वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड जैसे है, इसको हम लोग देखें। इस भूमि पर न तो खेती की जाती है और न ही इसमें प्रति भूमि को शामिल किया जाता है। इसमें भी है, इस कैटेगरी को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले स्थायी चरागाह तथा गोचर भूमि जो है ये पर स्थायी है, मतलब सिर्फ खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ चरागाहों के लिए ही ये इस्तेमाल की जाती है। दूसरी है कृषि योग्य बंजर भूमि, जो कृषि के योग्य तो है लेकिन बंजर है, तो उसमें उस कैटेगरी को इसमें ले सकते हैं। और तीसरा है विविध वृक्ष फलों के जो बागान वगैरह हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फल उसमें उगाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो ज़मीन है उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सब पार्ट्स में डिवाइड कर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। जो चौथा जो कैटेगरी है जो लैंड यूज की है वो है फैलो लैंड। यह वह भूमि है जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग ज़मीन पर खेती करते हैं तो कुछ समय के लिए हम लोग खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद उसके अंदर खेती करते हैं तो खेती की उपज बढ़ जाती है, ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसमें वापस आ जाती है और वो शक्ति उसकी बढ़ जाती है। प्रति भूमि की 2 प्रकार की से इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में करंट फैलो लैंड जो है, यह भूमि जिस प्रकार कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो तो भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि का प्रति रखना बहुत ही लाभदायक होता है, तो इसलिए ये प्रति भूमि रखी जाती है।
उसके बाद इसकी दूसरे कैटेगरी है, ये वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि का या पुरातन प्रतिभूमि जो है उसकी सब कैटेगरी है। यह वह कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए प्रति रखी गई है। कई बार हमें रखनी पड़ती है तो उसमें 1 वर्ष से अधिक रख लेते हैं, लेकिन 5 वर्षों से कम रखते हैं, उस प्रतिभूमि को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके बाद जो 5वीं जो कैटेगरी है कृषित भूमि, कल्टिवेटेड लैंड जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यह वह भूमि है जिस पर असल में खेती की जाती है। इसे कुल बोया गया है क्षेत्र कहते हैं। जो जो क्षेत्र हम लोग जिसमें खेती करते हैं उस क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। भारत में लगभग आधी भूमि पर खेती की जाती है जो विश्व में सबसे अधिक भाग है। 1950-51 के डेटा हम लोग देखें तो उस टाइम 11.87 करोड़ हेक्टेयर इसकी जो भूमि थी वो थी, जो 2009-10 में बढ़कर 14.13 करोड़ हेक्टेयर हो गई। तो इस प्रकार भारत की कुल भूमि का 40.24% भाग कृषित योग्य किया जाता है। सबसे अधिक कृषित भूमि पंजाब हरियाणा में पाई जाती है जहां 80% भूमि पर खेती की जाती है। बिहार और तमिलनाडु में 48% है भूमि जो इसमें खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुल भूमि के 40% से 45 भाग पर खेती की जाती है। असम, त्रिपुरा, गोवा में 20 से 40% भूमि कृषि की जाती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 10 से 15% भूमि पर खेती की जाती है। तो पंजाब हरियाणा का नाम सबसे अग्रणी है। इसकी जो कृषि भूमि का जो सब पार्ट्स है उसमें हम लोग देख सकते एक से अधिक बार बोया गया खाद। कई बार हम लोग खेती में क्या करते हैं, एक साल में 2 फसलें लेते हैं, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पर हरियाणा पंजाब में करते हैं तो एक उसमें 2 डबल फसल उगाते हैं, तो उसको इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है वो भारत में भू उपयोग परिवर्तन। जो भू उपयोग है, भूमि का प्रयोग है, इसमें समय समय परिवर्तन होता रहता है, तो उसको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है, लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। भू उपयोग में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था में होने वाले 3 परिवर्तनों को समझना होगा। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन की जाती है, उसके अनुसार ही भूमि का उपयोग किया जाता है। तो उसको हम लोग 3 हेडिंग्स में डाल कर देखते हैं। सबसे पहला है अर्थव्यवस्था का आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी। इसके इकोनॉमी का आकार क्या है? अर्थव्यवस्था के आकार को उत्पादित वस्तुओं का सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में आंका जाता है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसे कारकों की वजह से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप भूमि का दबाव बढ़ता है। भूमि पर जो दबाव है खेती का बढ़ता चला जाता है। और सीमांत जो मार्जिनल भूमि को प्रयोग में लाया जाता है। जो सीमांत मार्जिनल भूमि है जो हम लोग थोड़े छोटे रखते हैं, उस भूमि का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। समय के साथ प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा द्वितीय और तृतीय सेक्टरों में अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। ऐसा परिवर्तन भारत जैसे विकसित देशों में एक आम बात है। इस प्रक्रिया में कृषि योग्य भूमि गैर कृषि योग्य भूमि जो है उसमें शामिल करते हैं। इसको हम लोग आपने देखा होगा कि बड़े शहरों के प्रयोजन में लगने लगती है जो ज़मीन है गैर कृषि योग्य लगती है, आप उस ज़मीन का भी इस्तेमाल हम लोग करने लग जाते हैं। जो इसकी तीसरी कैटेगरी है वो है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके प्रेशर कैसे बढ़ता है, खेती के लिए हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो कैसे बढ़ता है। यद्यपि समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जाता है, मगर भूमि का कृषि की क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। इसे भी हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। विकासशील देशों में खेती पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता जा रहा है। लोग खेती में कम विश्वास करते हैं, लोग नौकरियों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो इससे खेती में विश्वास घटता जा रहा है। दूसरे ये है कि कृषि सेक्टर पर निर्भर जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार हम लोग ये देख सकते हैं कि पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों से देश के भूभागों में बदलाव आता जा रहा है। तो ये 2-3 हेडिंग इसमें हम लोग देखते हैं कि भूमि पर दबाव कैसे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वनों के अधीन क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो वनों के अधीन क्षेत्र हैं उनको हम लोग डिस्कस करें तो देश के वन में वृद्धि सीमांक के कारण हुई है। वनों की जो वृद्धि है उसमें सीमांकन के कारण हुई है, न कि देश में वास्तविक इन
अनाच्छित जो जमीन है उसके कारण हुई है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है। इस उसकी निर्भरता उद्योगों, सेवा सेक्टरों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में इसका बढ़ावा आ रहा है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का क्षेत्रफल में विस्तार होता जा रहा है। जो बस्तियां हैं ग्रामीण और शहरी, उनमें बढ़ावा काफ़ी आ रहा है, उनका फैलाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई कृषि का प्रसार कृषि योग्य बंजर भूमि तथा कृषि योग्य भूमि है उसको हानि पहुंचाता है। तो इसका काफ़ी इसमें योगदान रहता है। इसके बाद देखें वर्तमान प्रतिभूमि जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो वर्तमान प्रतिभूमि में समय अनुसार काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है और फसल चक्र जो क्रॉप साइकिल है वो उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी वजह से ही इसमें बदलाव होता है। गिरावट वाले जो कैटेगरीज हैं उनके कारण निम्नलिखित जो कैटेगरीज है जिसमें गिरावट आ रही है उसके कारण ये निम्नलिखित बदलाव आते हैं। जैसे कृषि योग्य बंजर भूमि है, समय के साथ साथ जैसे कृषि व गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि का उपयोग दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृषि योग्य बंजर भूमि का अनुपात भी घट जाता है। इसका अगली वो देखें हम लोग स्थायी चारागाहों व वृक्षों फसलों के अधीन जो कृषि है उसमें भी दबाव बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रफल में ये घटता जा रहा है। साझी चारागाहों अवैध तरीके से किया जा रहा है। कृषि विस्तार की इस कैटेगरी के घटने का प्रमुख कारण है। कृषि विकास जो होता है इस क्षेत्र में जो है वो घटने का यही एक मुख्य कारण है। चारागाह वगैरह जो है प्लान तरीके से उसको नहीं करते, वो अपने हिसाब से गैर प्लानिंग से उसको करते हैं। इसकी वजह से इनका जो साइज हो घटता जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि कृषि का अन्य यूज क्या है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो है लैंड रिसोर्सेज में है, इसमें क्या योगदान है इसको हम लोग देखें तो कृषि योगदान जो लैंड रिसोर्सेज है जो कॉमन प्रॉपर्टी सेक्टर में इसको हम लोग देखें तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, मोटे मोटे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है निजी भूमि और दूसरा है साझा भूमि। निजी भूमिपति पर किसी एक व्यक्ति का निजी अथवा व्यक्तिगत का सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे एक जमीन कोई प्रॉपर जमीन है उस पर एक ही आदमी मालिक होता है, और जो कॉमन भूमि है जो साझा भूमि है उसमें एक से अधिक मालिक होते हैं। तो इसको साझा प्रॉपर्टी और जो निजी प्रॉपर्टी के अंदर इसको डाल सकते हैं, और उसके अनुसार वो लोग जो साझा प्रॉपर्टी है उसमें सब लोग मिलजुल के खेती करते हैं, खेती या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। जो निजी प्रॉपर्टी है वो एक आदमी अपना फैसला लेके उसका इस्तेमाल करता है। तो ये दो भागों में इसको हम लोग इस तरह का देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज फॉर फार्मर्स। जो लैंड रिसोर्सेज है उसका फार्मर्स के लिए क्या उपयोगिता है, क्या फ़ायदा है, उसको हम लोग देखें तो भू संसाधनों का सबसे ज़्यादा महत्व किसानों व कृषि मजदूरों के लिए होता है। जो संसाधन है, जो भू संसाधन है, सबसे ज़्यादा ये यूजफुल किसानों के लिए या खेतीहर मजदूरों के लिए ही होता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खेती व ज़मीन से ही प्राप्त होती है। तो ये तीन कारण हैं। इसके हम लोग तीन कारणों को हम लोग देख सकते हैं कि इनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी क्यों है। सबसे पहला तो यह कृषि पूरी तरह से जमीन पर आधारित है, अतः कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अद्वितीय तत्विक क्रियाकलापों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो यही वजह है कि गांव में भूमिहीनता सीधे सीधे गरीबी का कारण बनती है। जो भूमि जिसके पास भूमि नहीं है गांव में तो वो गरीबी का कारण बन जाती है। इसी प्रकार दूसरा जो कारण हम लोग देखें, भूमि की गुणवत्ता तथा उपजाऊपन कृषि उत्पादनता को प्रभावित कर रही है, मगर उसे बने किसी कारखाने के उत्पादन को प्रभावित नहीं करती। अन्य आर्थिक कार्यों में भूमि का महत्व केवल जगह स्पेस तक ही सीमित है। इसके बाद जो तीसरा कारण है इसका, गांव में जमीन के मालिक होने का आर्थिक मूल्य बहुत होता है, सामाजिक मूल्य भी होता है। भू स्वामित्व न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है बल्कि निजी संपत्ति को भी दिखाता है। ये थे आपके जो तीन कारण थे जो किसानों को जमीन, जो गांव के किसान हैं या कोई किसान है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। इसका जो अगला जो हेडिंग है उसको हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्सेज एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। जो खेती है संसाधन के रूप में उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऊपर प्रभाव क्या है, इसको हम लोग देखें तो कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान 4 प्रकार की भूमियों से जोड़कर लगाया जा सकता है। कृषि योग्य बंजर भूमि, पुरातन भूमि,
वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र, इनको 4 प्रकार की ये चीज़ें हैं। इनका अध्ययन करके इनका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें जो कैटेगरीज है, इनके डेटा वगैरह आपके बुक में दिए हुए हैं। डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, और डेटा को 1 बाय 1 आप लोग देख सकते हैं। तो जो पहली इकाई है उसके अनुसार फसल विशेष उत्पादकता बढ़ाए, तथा दूसरी जिसमें कृषि वर्ष में भूमि पर गहन उपयोग करते हैं सभी फसलों का उत्पादन बढ़े। इसका अर्थ है शस्य गहनता बढ़ाना। तो खेती में जो प्रति एकड़ जो जमीन का बढ़ावा देना है, उसको बढ़ावा देने की जो प्रक्रिया है उसको शस्य गहनता बोलते हैं हम लोग। शस्य गहनता का अर्थ क्या है? शस्य गहनता का अर्थ, साधारण अर्थ यह है कि एक वर्ष में एक खेती में कितनी बार कितने क्षेत्र में फसल उगाई जा सकती है। तो उस चीज़ को हम लोग शस्य गहनता बोलते हैं। इसका एक सूत्र है, जो शस्य गहनता है इसका एक सूत्र है, यह है कुल बोया गया क्षेत्र / शुद्ध बोया गया क्षेत्र × 100। अगर इस फॉर्मूले को हम डालेंगे तो इसमें आपका शस्य गहनता का जो डेटा है आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपके इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। कल हम लोग अगला चैप्टर करेंगे, 12th चैप्टर में जाएंगे। आपको इसका जो मेन सोर्स है खेती के जो हैं लैंड रिसोर्सेज है, आगे दूसरी रिसोर्सेज आएंगे, उन सभी रिसोर्सेज को आप लोग लिंक करके और अगले जो क्लास में जाओगे तो इसका लैंड रिसोर्सेज का फिर चैप्टर आएगा। लेकिन इसीलिए आपको अभी पढ़ना जरूरी है। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।